जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट डे हमने कैश बजट के हवाले से कुछ डिस्कशन मज़ीद की थी। बजटिंग को कुछ एडवांस स्टेज पे लेके गए थे हम। सो आज हम फ्लेक्सिबल बजट के हवाले से बात करेंगे। बट बिफोर दैट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, कोई इशू है, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू मे डिस्कस। जी नबीला, यू मे रेज योर क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I did not attend yesterday's class, तो मुझे उसमें एक दो questions थे, if I may. जी प्लीज़। सर जो हमने कैश बजट वाला प्रॉब्लम किया था, जिसमें जो थर्ड क्वेश्चन था which said कि the minimum closing balance that the company required was 20,000 something. Sir, usme I wanted to ask, was it for the final month of June they were asking, or was it overall for the month of April, May, and June? For each month, for For every each month. month. So sir, if we are able to, have a closing balance of 20,000 for April and May, and हमने अपना loan June में वापस किया है, so would that be sufficient for us Okay, to, borrow the loan? that was in fact जिसमें हमने 30,000 का लोन बोरो किया था। Yes, sir. Yes, sir. Okay. In fact, उसमें particularly it was mentioned in the question that we have made loan in the month of April and we have repaid that at the end of June. June. Okay, so if it was required to have minimum cash balance, वो जो fourth part था उसका probably उसमें Yes, sir. अगर minimum cash balance हमें 20,000 का required है, so we need to have 20,000 balance at the end of each month. So Okay. अप्रैल में और मई में देखे तो हमारे पास surplus cash balance था, 20 से above था। जी sir. अगर हम लास्ट वाले में जाएं तो 30,000 अगर लोन रीपे कर देते थे, probably balance was 18,800. Yes, sir. So we can repay the loan और हमारा बैलेंस इशू नहीं कर रहा अगर मिनिमम बैलेंस की लिमिट नहीं है। बट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम कैश बैलेंस 20,000, तो लास्ट मंथ के अंदर अगर आप 20,000 रिटेन करते हो तो आप सारा लोन रीपे नहीं कर पाओगे। सो इन फैक्ट यू आर पुटिंग दिस प्लान इन फ्रंट ऑफ द बैंक जिससे आपने वो लोन की बात की है। उसके जो लोन ऑफिसर है, he has asked you to prepare your cash budget and submit for the sake of proof कि आप इतना मैनेज कर लेंगे कि आप अपने रूटीन ऑपरेशंस को भी चला लेंगे और साथ हमें हमारे पैसे वापस भी कर देंगे। सो अगर इस तरह से सिनेरियो हो, लास्ट मंथ के अंदर हम 20,000 कैश बैलेंस नहीं हो पाएगा हमारे पास, तो आइदर वी मे नॉट बी एबल टू पे द लोन इन फुल। हम बाय पार्ट पे कर सकते हैं, कुछ पार्ट उसका उस टाइम पे कर देंगे, रिमेनिंग विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ। तो इस सूरत हाल के अंदर जो लोन ऑफिसर है बैंक का, वो अपने डिसीजन को रिकन्सिडर कर सकता है। ही मे नॉट अलाउ यू कि आप उससे 30,000 का लोन लें। ही मे अलाउ अस कि आप 30,000 की बजाय 25,000, 28,000 समवट लाइक दैट इस तरह का कोई लोन एक्वायर कर लें। But sir, I was just confused कि the amount 18,800 जो हमारी जून में आ रही थी, that was after repaying the loan and the ये interest as well. यस, अगर हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि 20,000 हो, सो इसका मतलब अगर 20,000 बैलेंस में रिक्वायर कर रहे हैं तो वी नीड टू पे लेसर अमाउंट एज रीपेमेंट ऑफ लोन। Okay, ठीक है sir. ऐसे ही अगर आप Yes, sir. 20,000 चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है, या तो आप अपनी जो पेमेंट्स है रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस उसको आप डिले कर दो, या दूसरा सूरत Yes, हाल sir. ये है कि आप लोन सारा रीपे नहीं कर पाओगे। बोथ ऑफ द सिचुएशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर हमें ये कहा जाए कि 20,000 मिनिमम रिक्वायर्ड है, सो अगर ये कंडीशन नहीं हो तो देयर नॉट अ बिग डील कि हम 18,000 बचा रहे हैं, दैट्स फाइन फॉर अस, कोई इशू नहीं है। Yes, लेकिन sir. अगर 20,000 चाह रहे हैं तो वी नीड टू मैनेज द पेमेंट्स। हमें अब पेमेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा इन एडिशन टू दैट जो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। फिर या तो लोन वाले साहब को मैनेज करें, बैंक को कि विल पे यू इन पार्ट, या सेकेंडली अदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो हमने पेमेंट्स प्लान की हुई हैं, जो जून के मंथ में होनी है, परचेजेस की पेमेंट होनी है, पे रोल की है, लीज की, ऑल दैट, उनके साथ निगोशिएट करें, रीनिगोशिएट करें, उनसे कुछ टाइम बाय कर लें। और आमतौर पे ये जो बजट्स हैं ये हमें एडवाइस करती हैं और गाइड करते हैं, तो बिफोर हैंड जो है वो प्लानिंग करें और अकॉर्डिंगली रेलेवेंट स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिल सकते हैं उसको अवेल कर सकते हैं।
Yes, sir. ठीक है, sir. Thank you so much, sir. The second question is we discussed we should have a contract or a deal or an agreement with the bank beforehand, right? Before we need any loan, right, sir? Yes. So if we do not have any such agreement, so sir, bank can take advantage of us as well, right? अगर हम उनसे immediate loan लेने जाएं whenever we need it, so they can charge us more interest as compared to if we have a contract in advance. Exactly. Okay. So In fact, that's a disadvantage as well, right, sir? yeah, and that's in fact a need or a advantage for planning ahead. अगर हम प्लान कर लेंगे, बजट्स बनाए होंगे हमें, तो हमें अंदाज़ा होगा बिफोर टाइम that we'll be short of cash in that particular period. एक महीना पहले, 2 महीना पहले हमें एक अलार्म तो बच जाएगा that Yes, we'll sir. be short of cash at that time. तो हम उससे पहले प्लान कर लें, बैंकों से भी निगोशिएट कर लें. और यूजुअली इस तरह का जो कैश बजट बनता है, जैसे अभी हमने देखा ये बनाया गया, तो इसमें हमें नज़र आया कि हमारा जो शॉर्ट फॉल है वो 2-3 हज़ार का बन रहा है. अगर हम फर्ज कर लें हमने लोन वोन नहीं लिया था, सपोज कर लेते हैं कि लोन नहीं लिया, वो जो भी Yes, sir. बैलेंस आपके मंथ वाइज निकल रहे हैं वो एक्चुअल बैलेंसेस हैं, फाइन. Mhm. तो अगर हमें कोई लाइन ऑफ क्रेडिट अवेल करनी है, तो यूजुअली बैंक से पहले लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए जो नेगोशिएट किया जाता है उसमें एक लिमिट अप्रूव करवाई जाती है, दिस मच अमाउंट. उसमें हमारा जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो काउंट करती है. हम कोई कोलेट्रल आमतौर पर इस तरह के लोन्स के लिए नहीं देते, पर्सनल गारंटीज होती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स होते हैं. यूजुअली उस इदारे में बैंक में जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो एक गाइडलाइन होती है कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, वी कैन रीपे. अभी क्रंच है तो हम बाद में रीपे कर देंगे. सो वट एवर विल बी द लिमिट, वो हमें ये बजट ही एडवाइस करेगा कि हमारा ऑन एंड ऑफ जो शॉर्टफॉल होता है वो 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 कितना तक हो जाता है. तो हम इन एडवांस जब बैंक से निगोशिएट करेंगे तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैंक से एक ऐसी लिमिट अप्रूव करवाएंगे, अगर मैक्सिमम भी शॉर्टफॉल हो जाए तो हम वो बैंक से लोन की सूरत में, लाइन ऑफ क्रेडिट की सूरत में ले सकें. एक चीज़ अंडरस्टैंड Yes, करने sir. वाली कि जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ये नॉर्मली इनकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन जब लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और नॉर्मली उसके अगेंस्ट आपको कोलैटरल हर सूरत कोई ना कोई देना पड़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग भी टाइम टेकिंग होती है. तो फॉर दैट से ये जो बजट्स हैं, कैश बजट ही एटलीस्ट ये हमें एडवाइस कर रहा है बिफोर हैंड कि हम पहले से ही ये सारी चीज़ों को प्लान कर लें. मैं चलें Right, इसको sir. एक और चीज़ से लिंक करता हूँ. आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करिएगा, मैं एक और चीज़ से लिंक कर देता हूँ. जब Okay, हमने sir. वो प्रोडक्शन बजट वगैरह बनाया है तो आप उसमें देखिए हमने सेल्स बजट की बुनियाद पे प्रोडक्शन बजट बनाया, प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे हमने मटेरियल यूजेज बजट बनाया, यूज़ कितना होगा, फिर यूज़ की बुनियाद पे हमने बजट बनाया हाउ मच टू परचेज, मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी में कितना होगा एंड अमाउंट में कितना होगा, लेबर टाइम का बजट बनाया हमने प्रोडक्शन की बुनियाद पे एंड सो ऑन. सो अगर आप यहाँ पे स्टे करके सोचो तो आपने कुछ चीज़ें इससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉबेबली या फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल के क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स पढ़े हुए हैं. उसमें दो चीज़ें अगर आप याद करें तो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है री ऑर्डर लेवल और सेकंड आपने चीज़ पढ़ी हुई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इफ़ यू रिमेंबर, अगर इस तरह की चीज़ को याद है तो. Yes, sir. ओके, तो अगर हमें पता होगा कि हाउ मच इज़ द एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, तो उस एनुअल रिक्वायरमेंट को बेस बनाते ही भी तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं. तो वो एनुअल रिक्वायरमेंट आसमान से तो नहीं उतर रही, वो एनुअल रिक्वायरमेंट इसी बजट से हमें पता चल रही है कि हमने पूरे साल के लिए सेल कितनी करनी है और सेल करने के लिए हमने फिर प्रोड्यूस कितना करना है, और अगर साल में इतनी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है. जितना रिक्वायर्ड होगा उसी की बुनियाद पे आप वो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज भी कैलकुलेट करते हैं, उसी की बुनियाद पे आप वो री ऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट करते हैं जिसमें एवरेज या मैक्सिमम डेली यूजेज लिया जाता है और लीड टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये लिंक होती हैं वो सारे के सारे अगली चीज़ों के साथ. इन सर्टन केसेस अगर आप देखते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस रॉ मटेरियल वगैरह इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हैं तो यूजुअली उनको कोई ना कोई लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करना पड़ती है, एलसी वगैरह ओपन करवानी पड़ती है, बैंकों से नेगोशिएट करना पड़ता है. तो ये बजट ही एक हमें आइडिया देगा कि हमें किस महीने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, किस क्वार्टर में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है
और उसको अवेल करने के लिए हमें कब परचेज ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर हमें पता हो कि टाइम कितना लगता है वाइल परचेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, और टाइम जो मटेरियल की डिलीवरी मिलने में, तो यही बजट हमें एडवाइस कर रहा होगा कि इतने टाइम पहले आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और अगर आपको कोई एलसी वगैरह ओपन करवानी है तो उससे इतने अरसा पहले हमें एलसी की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो एक जो टाइमलाइन का तयन होगा वो इसी प्लान की बुनियाद पे होगा, और इसी प्लान को, इसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को टास्क असाइन करेंगे कि आपने इन टाइमलाइंस को फॉलो करते हुए आप वेल हेड जो है वो प्लानिंग कर लें। अदरवाइज काम तो सारे हो जाएंगे लेकिन वो सारे काम आपको जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाले रिजल्ट वो नहीं दे सकेंगे। लाइकवाइज अगर आप इसको लेबर वाले बजट से भी लिंक करें तो लेबर तो आप परचेज तो नहीं करनी है आपने, बट अगर आपको प्लान ये नज़र आ रहा है कि जितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं इतने लेबर आवर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल आवर्स का मतलब कि जितने वर्क फोर्स आपके पास काम कर रही है, अगर वो 8 आवर्स अ डे काम करती है, एक शिफ्ट है, तो साल के जितने भी वर्किंग डेज हैं अगर आप उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोजिंगली कि कोई वर्कर ऑफ नहीं लेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी, अगर 250 डेज लेट सपोज वर्किंग डेज जितने बनते हैं 5 डेज अ वीक के हिसाब से, तो अगर आप 250 डेज से एक वर्कर 8 घंटे स्पेंड करता है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि एक वर्कर पूरे साल में कितना टाइम देगा। यू आर हैविंग 10 वर्कर्स एज अ होल, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता लगेगा टोटल लेबर टाइम अवेलेबल कितना है आपके पास। सो अगर आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि इससे ज़्यादा लेबर टाइम लगेगा, तो यू हैव टू वेज, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप लेबर जो है और मार्केट से हायर कर लेंगे, लेकिन अगर आप मार्केट से लेबर हायर करते हैं तो उसके चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं कि मार्केट से लेबर हायर करते हैं, देयर माइट बी एन इशू कि जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं वो ट्रेंड हैं, और अगर आप अनट्रेंड वर्कर्स को इंडक्ट कर लेते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको रीवर्क करना पड़े, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इफेक्ट हो जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इट माइट बी पॉसिबल कि आप शेकिंग हो, आप नए वर्कर्स हायर नहीं कर रहे। सेकेंडली ये भी पॉसिबिलिटी है जो इस साल के अंदर डिमांड है वो रूटीन की डिमांड से ज़्यादा हाई है, यानी सेल हमारी एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, और ये परमानेंट इंक्रीज़ नहीं है, ये सीजनल इंक्रीज़ है। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो कंपेटिटर है वो किसी वजह से इस दफ़ा मार्केट में चीज़ें सप्लाई नहीं कर पाया, उसका प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ की वजह से वो इस दफ़ा तो माल नहीं दे पा रहा। सो हम दे पा रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि सीजनल डिमांड हो, अगले साल इतनी ना हो, तो फिर हम परमानेंट वर्कर्स को हायर करके एक नई लाइबिलिटी अपने लिए खड़ी कर लेंगे। सो द अदर वे इज़ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स मौजूद हैं उनसे ओवर टाइम लगवाएं। तो अगर आप उनसे ओवर टाइम लगवाने की बात करते हैं तो एट द एंड जब आपको पता लग रहा है कि टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, आपको सेल करने के लिए ये चाहिए या गुड्स बनानी पड़ेंगी, आप उस टाइम पे अगर वर्कर से जाके बात करते हैं तो वर्कर्स विल बी ऑन बार्गेनिंग पोजीशन, वो आपसे बार्गेन करेंगे ऑन द ओवर टाइम रेट। ये रेट होगा और वो रेट होगा तो हम काम करेंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन नीड, आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर नो दे विल बी इन बार्गेनिंग पोजीशन, और वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर लेबर टाइम का पूरे साल में जितना टाइम रिक्वायर्ड है और जितना अवेलेबल है उनका डिफरेंस शॉर्टफॉल के तौर पे नज़र आ रहा है, तो आप साइड बाय साइड हर मंथ में कुछ ना कुछ ओवर टाइम लगवाते जाएं, ताकि उससे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो टाइमली मैनेज हो सकें। तो ये सारा तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव प्रीपेड बजट्स प्लान, और उनकी लाइट में आप तमाम अगली चीज़ें प्लान कर लें। यूजुअली आप, अगर मैंने स्लाइड सेंड की थी, अगर आपने देखी हो या चैप्टर पढ़ा हो, तो यूजुअली जो बजट पीरियड होता है ये एक साल का होता है, लेकिन ये जो एक साल का बजट है इसको सब डिवाइड किया जाता है इनफैक्ट छोटे प्लान्स के अंदर, ताकि आप उसको अटेन कर सकें। यानी अगर साल का प्लान होगा तो शायद क्वार्टरली प्लान्स बनाए जाते हैं कि क्वार्टर वाइज देखें हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पे खड़ी है। फिर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए मंथ वाइज प्लान भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 12,000 यूनिट साल के बनाने थे और हमने ऑन एवरेज, इसका मतलब 1000 यूनिट्स ईच मंथ बनाने, अगर हमने पहले महीने के अंदर सिर्फ 500 यूनिट बनाए हैं, दूसरे में सिर्फ 500 यूनिट बनाए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 500 जो यूनिट हमने बनाए हैं पहले 2 महीनों में, ये हमारे लिए गाइडेंस है कि या तो हम अपना टारगेट रिवाइज कर लें, बिकॉज अगर 500 के हिसाब से चलेंगे तो इट मे नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम
जो 12,000 का टारगेट आप पूरा कर सकें, या तो टारगेट रिवाइज करें या आप अपने प्रोडक्शन प्लान जो है मंथ वाइज उसको रिवाइज करें। अब पहले 2 महीने में तो कोई प्रॉब्लम आया आपको, लेकिन ऑनवर्ड फिर आपको रीविजिट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमने प्लानिंग इन एडवांस की होगी, और उसको एक्सरसाइज करते हुए एग्जीक्यूट करते हुए आप अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सिमिलर कैश बजट के अंदर भी ऐसा ही है। आई होप चीज़ समझ आई हो। Yes, sir. Thank you so much, sir. Jazakallah. ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. That's all. Thank you. So if there's any other question from someone else, तो आप भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी का सवाल है तो। So there's no question at all. Okay, fine. Slides अगर आपको नज़र आ रही हैं तो please do let me know. Yes, sir. We can see them. Okay, that's great. So we are talking about last day कि जो बजट है इनका पर्पस सिर्फ बनाना नहीं है, बजट्स फॉर द सेक ऑफ बजट्स नहीं है। अभी कुछ मैंने इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आपसे बातें शेयर की हैं, बट ऑन द अदर साइड हमें ये भी चीज़ समझनी है कि जितने बजट्स हम बना रहे हैं, ये बजट बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ये इन फैक्ट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। इदारे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। सो इफ़ वी हैव प्लान्ड समथिंग, तो हम अपने वर्कर्स के सामने ये प्लान या टारगेट रखते हैं दैट यू नीड टू अचीव दिस। अगर वो अचीव नहीं कर पाते तो वी नीड टू इवेल्युएट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट। अगर हमने बजट बनाया और वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप रिकॉल कर सकें तो सारा जो बजट प्रोसेस था दैट बिगन्स विद द प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट पहले डिफाइन होगा, उस प्रॉफिट टारगेट को अचीव करने के लिए आप सेल्स का बजट बनाएंगे, उस सेल्स को अचीव करने के लिए आप प्रोडक्शन करनी पड़ेगी आपको। सो अगर प्रोडक्शन उतनी ना हो तो आप सेल उतनी नहीं कर सकेंगे, अगर सेल उतनी नहीं कर सकेंगे तो आपका प्रॉफिट टारगेट भी अचीव नहीं होगा। सो इसका मतलब आप जो ये बजट्स बना रहे हैं दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिर इसका ये है कि कंपेयर किया जाए व्हाट एक्चुअली वी डिड, क्या किया हमने एक्चुअली, और व्हाट वाज द प्लान्ड बजट क्या था और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। एंड वी नीड टू लुक फॉर एनी डिफरेंस, एनी वेरिएशन फ्रॉम द प्लान। अगर प्लान से वेरिएट कर रहे हैं हम, डिफरेंस आ रहा है, तो व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट। अगर उनको ट्रेस नहीं करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकते। कंट्रोल मैकेनिज्म्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर, इम्प्लीमेंट द बजट एंड देन इवेल्युएट द एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल रिजल्ट्स कि क्या वेरिएशन है, पॉजिटिव वेरिएशन है या नेगेटिव वेरिएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है या unfavorable situation है। that we planned that we would be going to sell 10,000 यूनिट्स और हमने 12,000 यूनिट्स बेच दी हैं, तो इसका मतलब जो हमारी सेल्स टीम है दे आर वर्किंग इफेक्टिवली। अगर वो 12,000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो उनकी अप्रिसिएशन बनती है। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ड्यू टू देयर एफर्ट अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी है कि सेल हमारी इंक्रीज करेगी, दे विल नॉट डू द सेम थिंग इन फ्यूचर। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और जो बुरा परफॉर्म कर रहा है, लाइक अगर हमने प्रोडक्शन टारगेट रखा है कि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और प्रैक्टिकली हम सिर्फ 9,000 यूनिट्स बना सके, तो वी नीड टू टेक द प्रोडक्शन मैनेजर इन लाइन, बताएंगे क्यों हमने वो प्रोडक्शन टारगेट पूरा नहीं किया। इवन दा वी हैव प्लान्ड कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो क्यों नहीं प्लान को अचीव कर सके। बिकॉज अगर हम 10,000 बना नहीं सके तो हम 10,000 बेच नहीं सकेंगे, 10,000 बेच नहीं सकेंगे तो प्रॉफिट गोल भी अचीव नहीं होगा। सो वी नीड टू प्रिपेयर एंड देन इम्प्लीमेंट दीज बजट्स, एंड देन फाइनली वी नीड टू इवेल्युएट, कंपेयर इट विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, और उन एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करने के बाद वी नीड टू इवेल्युएट के कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पे फाइंडिंग्स हमारी क्या हैं। और उसके बाद अब्दुल सबूर साहब, आपका मैंने मैसेज अभी पढ़ा है, सॉरी सर, कैन आई शेयर द वर्किंग फॉर करेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन। श्योर जेंटलमैन, आप शेयर कर दें। बता दीजिएगा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा था, मैंने आपको देखा नहीं है। जी अब्दुल सबूर, यू आर अलाउड टू टॉक, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम अब्दुल अच्छा सबूर सर, साहब। मैं एक्सेल पे वर्किंग है, अगर वो काइंडली आप देख लें तो उस पे। जी आप शेयर करना चाह रहे हैं? जी जी, शेयर करना चाह रहा हूँ सर। जी आप करें शेयर, जी मैंने आपको अलाउ किया है। मैंने स्टॉप कर दिया, अब आप शेयर करें। जी अब्दुल सबूर साहब आप शेयर करेंगे, आपको शेयर करने का मैंने राइट दिया है, शेयर स्क्रीन से आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल सबूर साहब आपने मुझे फ़ाइल भेज दी है। ओके चले मैं शेयर कर देता हूँ जी। जी अब्दुल सबूर साहब मैंने शेयर कर दिया, बताइएगा। जी मैंने अलाउ कर दिया, अब्दुल सबूर साहब आप बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें सर 77,000 का नेट इनकम में डिफरेंस आ रहा है, ये जो रेड किया हुआ ना मैंने। जी बाकी सारी चीज़ें ठीक निकली हैं इसकी। अब ये अच्छा कहीं पे कोई मेरी मिस्टेक है, अगर काइंडली इसको देख लें तो। अच्छा अच्छा। तो ये सेल्स है आपकी। जी जी। आपने प्रोडक्शन बजट ये बनाया है जनाब, एंडिंग 390 है। ओके ठीक है जी। ओके तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बनाया आपने? सर ये साइड पे बना हुआ ना, ये ऊपर आएंगे सर, ये है बना हुआ सर। ये सेल्स हैं जी। ओके जी, टोटल सेल्स आ गई। और ये आपने ये टोटल सेल्स की सेल्स आ गई सर, ये जी। अमाउंट लिखी है और ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली है। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। इसमें क्वेश्चन में गिवन थी कि यूनिट जो सोल्ड है ना सर, उसकी जी कॉस्ट पर यूनिट इन्होंने बताई हुई थी, 12 रुपीज़ और 22 रुपीज़। अच्छा चलिए मैं शायद थोड़ा सा इससे डिसएग्री कर रहा हूँ, लेट मी चेक। आपकी जो ये बताई भी थी आप कह रहे हैं। जी ये गिवन है सर। ये लेट अगर मी। हाँ थोड़ा सा नीचे आए ना, ये जो टोटल यूनिट कॉस्ट है सर 12 रुपीज़, और ये 22 ऊपर आ रही है ना सर ये। जी जी सर, इस पे मैंने वो कैलकुलेट कर लिया यूनिट कॉस्ट सर, CGS। ओके ठीक है जी, आपने ये कैलकुलेट किया है और अच्छा। तो ये आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये एंडिंग इन्वेंट्री क्यों माइनस कर रहे हैं आप इसमें से? हम्म। देखिए आपने ये जो लिया है ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली ना, 4 लाख यूनिट सेल हुए, उनकी 12 कॉस्ट है, तो ये जी जी कॉस्ट सर। ऑफ सेल्स निकल आई। देन देयर इज नो नीड टू डू दिस। आप ये क्यों माइनस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, ये बताइएगा। ये सर आपने ये क्या तो निकाला? ये ग्रॉस ये प्रॉफिट है। ग्रॉस ओके प्रॉफिट निकालिए सर। अच्छा मैं पीछे देख रहा था। ओके ये ग्रॉस जी जी। प्रॉफिट है। देन सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये है जी। गिवन है सर इसमें क्वेश्चन में सर। 750 और 580, और ये 420 एडमिनिस्ट्रेटिव। और
380, ठीक है जी। जी सर। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बताएगी है जनाब आपको? 110। 1,10,000 बताइए सर। और ये 30% कैलकुलेट किया आपने? जी जी सर, इसका 30% ले लीजिए। जी। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जो आंसर लिखा यहाँ पे आ रहा है वो जी यहाँ 433 पे, है? जी जी 4.3 मिलियन लिखा हुआ है सर। अच्छा, तो जो बाकी वाले बजट्स हैं वो आपके जैसे ये रिक्वायरमेंट्स वो लिखी हुई ये वो बाकी मैच टैली है कर? सर। जी जी वो टैली है सर। ठीक है, सिर्फ इसमें इशू है। सिर्फ इसमें इशू है सर, 77,000 का डिफरेंस आ रहा है सर वो। चलिए, आपने मुझे ये शेयर कर दिया, लेट मी इवेल्युएट। चलिए मैं ठीक है। इसको फिर इवेल्युएट करके फिर आपसे इसको दोबारा शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी और का भी इशू है तो वो जी सर, क्लैरिफाई हो जाए। ठीक ठीक है होगा जी। सर। ठीक है, थैंक यू सर। अपेरेंटली इट लुक्स फाइन। हम्म। जो आपने किया है इसमें इशू तो नहीं नज़र आ रहा, बट लेट मी इवेल्युएट, कहीं जो सोल्यूशन है जो उन्होंने बनाया हुआ है जवाब, उसमें कोई हम्म। टाइपो तो नहीं है। एक दफ़ा मैं खुद जी से सॉल्व कर लूँगा और मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। चलें, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर, थैंक यू। टैक्स वाली अजम्पशन में गड़बड़ है आई थिंक। सलमान साहब ये कह रहे हैं जनाब कि टैक्स वाली अजम्पशन में गड़बड़ है। सर ज़रा टैक्स तो बताया हुआ 30% सर। ज़रा सलमान साहब से ही पूछ लेते हैं उन्होंने कैसे ये कहा है और क्यों कहा है। जी सलमान साहब, आप अलाउड बोलिएगा, आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। सलमान साहब, यू आर अलाउड टू टॉक। आप बताएं, आपने जो लिखा है कि मुझे ये गड़बड़ लग रही है, वो ज़रा गड़बड़ बता दें क्या है। लेकिन जनाब ये बड़ा मसाइल हैं, कॉम को कहा जा रहा होता है कि रिस्पॉन्ड कर दे, पर कॉम रिस्पॉन्ड नहीं करती। चले एनीवेज, अगर सलमान साहब को कोई जहन में आ गया तो फाइन, अदरवाइज ठीक है जनाब। तो मैं वो स्लाइड से दोबारा शेयर करता हूँ जहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे थे। इनफैक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव बजट बनाना नहीं, सिर्फ बजट बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें इवेल्युएट करना कि वो बजट या प्लान्स अचीव किए गए या नहीं किए गए। तो जिन वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन में उन टारगेट्स को, उन बजट्स को अचीव किया है, उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, एंड द पीपल हु फेल टू अचीव दैट, उनको हमें डेफिनेटली यू नो पनिश करना चाहिए समहाउ, या रीजंस उनसे पूछी जानी चाहिए, व्हाई देयर इज व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, कि वो जो टारगेट सेट किए गए थे उनको अचीव क्यों नहीं किया गया। तो ये जो टारगेट सेट किए गए थे उनके अगेंस्ट अगर परफॉर्मेंस को मैच करना है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल बजटिंग का आता है। वो फ्लेक्सिबल बजटिंग से क्या मुराद है, थोड़ा सा पहले इंट्रो ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के बजट्स का जिक्र आएगा। एक तो बजट्स कहलाते हैं स्टैटिक बजट्स। वो बजट्स जो हमने इनिशियली प्रिपेयर किए, लाइक हमने प्लान किया कि 10,000 यूनिट्स हमने बनाने हैं और 10,000 सेल करने हैं, 10,000 बनाने हैं, वट, और उसके नतीजे में जो जो कॉस्ट हमारी लगनी है उसका बजट हमारे पास मौजूद है, और एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है हम उसको इस ओरिजिनल प्लान्ड बजट, इसे प्लानिंग बजट भी कहा जाता है या स्टैटिक बजट, उससे कंपेयर करें और इवेल्युएट करें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने 10,000 यूनिट्स बनाने थे और हमने एक्चुअली 9,000 बनाए, तो 9,000 बनाए तो हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो वैसे ही 10,000 के मुकाबले में कम लगनी चाहिए। अगर हम 10,000 के बजटेड मटेरियल को
10,000 की बजाय 9,000 यूनिट्स के एक्चुअल मटेरियल से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के अंदर हो सकता है कि सिचुएशन फेवरेबल नज़र आ रही हो कि हमने मटेरियल कम इस्तेमाल किया है, बट वो कम इस्तेमाल करने की वजह तो शायद यूनिट्स कम बने हैं तो हमने कम मटेरियल इस्तेमाल किया है. सो वी नीड टू एवेल्यूएट कि इनफैक्ट अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस 9,000 यूनिट्स पे है तो हमारा प्लान भी 9,000 यूनिट्स पे होना चाहिए. हमारा अगर प्लान हमारे पास 9,000 यूनिट्स के लिए होगा तो हम कह सकते हैं कि 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें इतना मटेरियल लगाना चाहिए था और हमने 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए इतना एक्चुअली मटेरियल लगाया. तो फिर हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि हमारे वो वर्कर्स, प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन टीम की परफॉर्मेंस क्या है. लेकिन अगर हम 10,000 के यूनिट्स बनाने के बजटेड मटेरियल को आप 9,000 से कंपेयर करें तो मटेरियल वाकई कम लगना चाहिए, बिकॉज वो 10,000 यूनिट्स का है. हमें अगर फिक्स करना है इशू को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स करना है, तो वी नीड टू डू वन थिंग. वो ये कि हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा मटेरियल लगना कितना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर दैट मच यूनिट्स, और उनके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे जो है इवेल्युएट करेंगे व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड. इस कॉन्सेप्ट के तहत हम फिर एक नया बजट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैटिक बजट, जिसे हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल बजट जो 10,000 यूनिट्स के लिए था. और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी फ़र्ज़ कर लें 11,000 यूनिट्स है, तो हम 11,000 के रिज़ल्ट्स को 10,000 के रिज़ल्ट से प्लान से कंपेयर नहीं कर सकते. रीज़न, अगर 10,000 यूनिट्स बनाने हैं तो मटेरियल कम लगना था, 11 बनाए हैं तो मटेरियल ज़्यादा लगना था. और अगर एक्चुअली ज़्यादा लग गया, आप उन वर्कर्स को डिस्करेज करना शुरू कर दें, दे माइट बी परफॉर्मिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, लेकिन आप उनको इस तरह डिस्करेज करेंगे, मटेरियल ज़्यादा लगा दिया, तो यू नीड टू इवेल्युएट अगर उनकी परफॉर्मेंस. तो फिर आपको ये चाहिए कि आपके पास बजट भी उसी लेवल इफेक्टिविटी का होना चाहिए जो आपका एक्चुअल लेवल इफेक्टिविटी है. तो बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल बजट वी नीड टू प्रिपेयर अनदर बजट फॉर अनदर लेवल ऑफ आउटपुट, अनदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो वह अनदर लेवल ऑफ आउटपुट या अनदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए बजट बनाना इट्स नॉट अ बिग डील. अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास 10,000 यूनिट्स बनाने का बजट अवेलेबल हो कि मटेरियल इतना लगना चाहिए और आपने एक्चुअली 11,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो आप उस 10,000 के बजट से 11,000 यूनिट्स का बजट भी बना सकते हैं अगर आपके पास एक यूनिट का बजट मौजूद हो. यानी दूसरे लफ्ज़ों में, तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल लगना है, आप उसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो आपको 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगना चाहिए वो पता लग जाएगा. इफ़ यू आर गोइंग टू, या आपने प्रोड्यूस किए हैं 11,000, तो आप 11,000 से मल्टीप्लाई करें, ये आपको 11,000 यूनिट्स बनाने का बजटेड मटेरियल मिलेगा. और आप इसको 11,000 यूनिट्स एक्चुअल जो एक्टिविटी है उसमें जितना मटेरियल लगा उससे कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे जिन्होंने मटेरियल यूज़ किया क्या उन्होंने इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया या उन्होंने इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया. इन सारी चीज़ों के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है इनफैक्ट वो यही है हमारा, कि हम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की बात कर सके. जी नबीला, यूर अलाउड, आप पूछें क्वेश्चन. Sir, sorry to interrupt, but basically, if I understood correctly, आप ये कह रहे हैं कि हम फिर जो हमारा budgeted, जो मतलब जो हमने forecast किया था मास्टर बजट में, जो सारे प्लान किए थे, उनको फिर हम basically actual results के हिसाब से रिवाइज करते हैं. बजट तो उधर ही रहता है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस असेस करने के लिए देखिए बजट्स उधर ही हैं. अगर हम वर्कर से Right, sir. पूछे शो कॉजेज देने होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 10,000 यूनिट्स हमने सेल करने थे और 10,000 यूनिट सेल करके हमने 10 रुपए पे एक यूनिट बेचना था, तो 1,00,000 रुपया हमारा रेवेन्यू होना चाहिए था. एक्चुअल रेवेन्यू हमारा 1,05,000 का हुआ. फाइन. Right, sir. तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हुआ या कम हुआ? सर ज़्यादा हुआ. ज़्यादा हुआ. तो जो वर्कर्स जिन्होंने 5,000 एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया उनको मोटिवेट तो करना चाहिए कि दिस प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करें, आइंदा भी ऐसे ही रिजल्ट्स अचीव करें. एम आई राइट? Yes, sir. लेकिन बिफोर बकिंग अप दैम हमें थोड़ा सा इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि ये 1,05,000 क्यों हुआ. तो हमने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट्स बेचे जाएं, उन्होंने 11,000 यूनिट्स बेचे. कितने बेचे? Sir, 11,000. 1,000 more. Right. 1,000 मोर. तो अगर 1,000 मोर के हिसाब से देखें,
फॉर 11,000 यूनिट्स जो हमारा रेवेन्यू होना चाहिए था वो 1,05,000 नहीं, 1 लाख नहीं, बल्कि कितना होना चाहिए था, 1,10,000। राइट सर। सो अगर हम उनको इवेल्युएट करते हैं तो वी नीड टू टेल देम कि आपको जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, आपने जो कि 11,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो 11,000 के लिए आपको 1,10,000 का रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था, लेकिन आपने 1,05,000 का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो अगर हम चीज़ को सस्ता करके बेचेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो जाएगी, तो उन्होंने राइट चीज़ सर। को सस्ता कर दिया, चीज़ को चीप बेच दिया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो बढ़ गए, और वो इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं हमसे दैट वी परफॉर्म्ड वेरी वेल, लेकिन दे डिड नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल। हमें चेक करने की ज़रूरत है कि व्हाट वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम फॉर दैट मच नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो उनसे जो एक्सपेक्टेड था वो तो 1,10,000 का रेवेन्यू था, अगर वो 1,05,000 का रेवेन्यू जनरेट करें, वी नीड टू फिक्स दैट इशू। उनको बताने की ज़रूरत है, जनाब आपने 5,000 रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बल्कि 5,000 कम जनरेट किया है, आपको इस चीज़ पे अप्रिसिएशन नहीं, शायद कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर मेरा पॉइंट समझे हो आप तो। सर आई अंडरस्टूड कि बेसिकली हमें नंबर ऑफ यूनिट्स को इक्वल रखना है टू इन ऑर्डर टू कंपेयर, राइट? मैं एक चीज़ पहले आपसे शेयर करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ओके कुछ ओके और लोगों सर। ने भी क्वेश्चन रेज किए हैं, मैं पहले वो चीज़ शेयर कर दूँ फिर आपको बता दूँ। लाइक ये देखें, ठीक है सर। ये एक मेरे सामने बजट मौजूद है और एक एक्चुअल रिजल्ट्स मौजूद हैं। देखिए प्रोडक्शन यूनिट जो मेरा प्लान था वो 5,000 का था और 5,500 यूनिट्स मैंने एक्चुअली बनाए। मेरा मटेरियल 30,000 लगना चाहिए था, मेरा मटेरियल 33,900 लग गया। ज़्यादा मटेरियल लगा या कम लगा? सर ज़्यादा लगा, बट ऑल्सो ज़्यादा बेचा भी तो है। नहीं, ज़्यादा बेचा होगा। अभी हम सिर्फ कॉस्ट सेक्शन की बात करेंगे, ओके रेवेन्यू की ओके बात। राइट सर। अभी राइट सिर्फ अगर सर। कॉस्ट सर सेक्शन, ज़्यादा लगा है। तो वी नीड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 30,000 और 33,900 की कॉस्ट लगी है। आपका वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, यू आर पिनलाइजिंग हिम कि आपकी वजह से 3900 का मटेरियल एक्स्ट्रा लग गया है, ऐसे ही है? आप उसको पिनलाइज करेंगे, बताएंगे जनाब हमने तो कहा था 30,000 मटेरियल यूज़ करें, लेकिन आप कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, 33,900, व्हेन वी आर गोइंग टू पिनलाइज हिम, तो देन डेफिनेटली वो हमें कहेगा जनाब मैंने 5,000 यूनिट्स नहीं बनाए, ये 5,000 यूनिट्स के लिए 30,000 मटेरियल लगना चाहिए था। आप मुझसे पूछें कि 5,500 यूनिट अगर मैंने बनाए हैं, 5,500 यूनिट्स के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए, तो मैंने कितना लगाया। मेरी परफॉर्मेंस तो इस चीज़ की बेस पे असेस होनी चाहिए। आप मुझे ऐसे पेनलाइज करने चल पड़े हैं, मेरी बात समझें आप। राइट सर। तो जो जो ओरिजिनल बजट है, अगर हम इसकी बुनियाद पे, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये रखा हुआ है कॉलम, देखें बजट का कॉलम है 5,000 का और एक्चुअल का कॉलम है 5,500 यूनिट के लिए। तो 5,000 का बजट 5,500 के एक्चुअल रिजल्ट से कंपेरेबल नहीं है। एप्पल्स शुड बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस शुड बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस। आप 5,000 का बजट 5,000 के एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं कि वर्कर्स ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। लेकिन अगर 5,000 के बजट को आप 5,500 के एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो देखिए ज़्यादा यूनिट बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट तो ज़्यादा लगनी ही लगनी है। आप ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कम बनाएंगे कम लगेगी। तो अगर बजट 5,000 का था और हम 5,500 यूनिट बना रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मटेरियल तो ज़्यादा लगना था। वो कितना लगना था पहले हमें वो इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। यानी अगर हम 5,500 यूनिट बनाएं, आपको लिखा नज़र आ रहा है $6 पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है। अगर आप राइट सर। सो इट्स मल्टीप्लाई, 33,000। तो 33,000 लगना। आप उनको अगर जूते लगाने गए हैं 3,900 के, तो दे विल बी आस्किंग यू कि जनाब इतने जूते हमारे नहीं बनते। हाँ हम इनएफिशिएंट ज़रूर हैं, लेकिन इतने इनएफिशिएंट नहीं है जितना आप बता रहे हैं। वी डिड नॉट परफॉर्म वेल, फाइन, लेकिन हमने जितना राइट सर। परफॉर्म, जितने हमारे ये मैंने वहाँ पे बता रहा हूँ रिवॉर्ड पनिशमेंट, इससे पहले स्लाइड्स पे लिखा आ रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इनफैक्ट वी वांट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो हमें एग्जैक्टली एवेल्युएट करना पड़ेगा किसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप इससे अगला वाला भी देखें, देखिए लेबर लगनी चाहिए 75,000 और वो 74,000 लगाई जा रही है। अब अगर आप गौर करें तो 5,000 के लिए 75 लगनी थी, जो 5,500 के लिए भी 75 से कम लगा रहा है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको 800 के लिए अप्रिसिएशन न दें। हमें देखने की ज़रूरत है कि 5,000 के लिए कितना, 5,500 के लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए और 5,500 के लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगाई गई।
उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना कोई एफिशिएंट है और कितना कोई इनएफिशिएंट है। तो जो Right, sir. So we ओरिजिनल या basically, sorry to interrupt, sir. So basically हम single number of units से लेके उनको चलते हैं फिर. I राइट understood. अब जैसे 5500 के लिए 82,500 की लगनी चाहिए थी, पर उन्होंने कम लगाई है. So that means कि they did well, right? यस तो हमें परफॉर्मेंस अगर असेस करनी है तो हमें जो स्टैटिक बजट है, ओरिजिनल या मास्टर बजट है, अगर एक्चुअल रिजल्ट्स भी हमने वही अचीव किए हों तो फिर तो वाकई इस 5,000 के बजट का 5,000 के एक्चुअल के जो कॉस्ट लगी है उससे कंपैरिजन बनता है। लेकिन अगर हमने 5,000 का बजट बनाया हुआ है और हमने एक्चुअली 5500, 6,000, 4,000 कुछ भी एक्टिविटी लेवल अचीव किया है, तो हम अगर 5,000 से 4,000 के एक्चुअल रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे और कॉस्ट एक्चुअली कम लगी होगी और हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होंगे तो शायद उनकी अप्रिसिएशन बनती नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर अनदर बजट जिसे हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, यानी इस ओरिजिनल बजट से हम किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट भी बना सकते हैं। अगर ये बजट 5,000 यूनिट्स का है और हमें 6,000 यूनिट्स का बजट बनाना हो तो कैन वी डू दैट? बना सकते हैं। Yes, अगर sir, we can. यस कैसे बना सकते हैं? ये 5,000 का बजट है, अगर फर्ज कर लें 6, 15, 24 जो पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है ना भी लिखी हो तो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 30,000 इज द टोटल कॉस्ट और 5,000 यूनिट्स, तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। सो अगर एक्चुअली हम 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 6,000 यूनिट्स का बजट बनाना पड़े हमें, तो हम 6,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके पता करेंगे कि 36,000 का मटेरियल लगना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक बजट अगर आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप इसको कंट्रोल, बिकॉज एवरीवन हैज अ जस्टिफिकेशन। जब हम Right, ये sir. 30,000 की बजाय 33,900 मटेरियल लग रहा है और अनफेवरेबल है, हम जाके उनको पनिश करने की बात करेंगे तो दे विल हैव एन आर्ग्यूमेंट कि नहीं जनाब आप गलत मैंने से मुझे पिनलाइज कर रहे हैं, असल में तो मटेरियल लगना ही ज़्यादा चाहिए बिकॉज 5 की बजाय हमने ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं। सो इफ़ यू एग्री विद देयर आर्ग्यूमेंट तो फिर तो आप परफॉर्मेंस बेहतर नहीं बना सकेंगे। सो आप उनके आर्ग्यूमेंट से इस हद तक तो मुत्तफिक ज़रूर होते हैं कि आपको 5,000 यूनिट्स के लिए 30,000 लगाना चाहिए, बट व्हाट आपको 5500 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए था वो अगर हम खुद से प्लान कर लें, फाइंड कर लें, तो फिर हम उसकी बुनियाद पर उनको पिनलाइज कर सकते हैं, नहीं 5500 के लिए इतना लगाया जाना चाहिए। तो ये जो ओरिजिनल या प्लान या मास्टर बजट के साथ जो परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए एक्चुअल रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, ये हमारे प्लानिंग के वेरिएंसेस को पता करने में हमारी हेल्प करता है कि हमारी प्लानिंग कहीं पे लैग कर रही है, हमारे प्लानिंग करने वाले लोग कहीं इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमने ऑपरेशनल वेरिएंसेस पता करने हैं कि ऑपरेट करके हमने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, तो वो जो ऑपरेशनल वेरिएंस अगर हमने कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर जैसे एक और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है, 10,000 का बजट था और एक्चुअली हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, तो 10,000 के बजट को 12,000 के एक्चुअल से कंपेयर भी कर लें तो आप किसी को पिनलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ द आर्ग्यूमेंट कि 10,000 के लिए भाई 2.5 लाख का मटेरियल लगता है, लेकिन असल में अगर 12 बनाया तो ज़्यादा ही लगा होगा। तो हम अगर ये चेक करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, अब आप ज़रा ये देखें, मैं वो दोनों स्लाइड्स दोबारा, 12,000 का बजट है और एक्चुअल हमने 12,000 बनाए थे। इनफैक्ट वो जो 12,000 एक्चुअल बनाए थे हमने 10,000 की बजट की बुनियाद पे 12,000 का बजट प्रिपेयर किया। So 2,50,000 material is required for the indirect material is required for 10,000 units. तो per unit हमें कितना required है? 25. 25. ये हमने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं तो मल्टीप्लाई कर लें 12 से, 12,000 into 25, 300. 300,000। सो हमें Right, मटेरियल sir. कितना यूज करना चाहिए? 300,000 300,000. for making how much units? 12,000। अभी अपेरेंटली आप उनको क्या बता रहे हैं, जनाब आपने $250,000 का मटेरियल यूज करना था, यू यूज 295,000, यू आर इनएफिशिएंट वर्कर, आपने 45,000 का मटेरियल एक्सेसिव यूज कर दिया। लेकिन अगर हम इवेल्युएट करके पता करते हैं तो पता लगता है जनाब उनको तो 3 लाख यूज करना चाहिए था, उन्होंने 2,95,000 यूज किया है, तो दे आर एफिशिएंट वर्कर्स। बात समझ पाए? Yes, sir. Okay, so what is in fact then flexible budget? Based upon some original budget, you need to prepare another budget. वो जो another budget बनेगा वो actual level of activity के लिए होगा, जो भी हमारा actual level of activity है उसके level पे हम budget बनाएंगे
तो ही परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि 300,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल लगना चाहिए और इनडायरेक्ट लेबर भी इसी तरह से 12,000 यूनिट्स के लिए कितनी लगनी चाहिए और कितनी लगाएगी, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो टीम है, जो वर्कर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir, got it. ओके। जी अब्दुल सबूर, आपने भी क्वेश्चन करना है तो आप पूछ लें। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज़। अच्छा सर, ये तो मतलब है कि हम तो सब कुछ कर चुके हैं ना, उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बजट तो ना हुआ ना सर? जी जी, देखें ये बजट तो उधर ही रहेगा जो प्लान बना हुआ है। देखिए आज आके उस प्लान को तो नहीं चेंज करेंगे। हमने जब किसी को जूते लगाने, आप ज़रा समझने की कोशिश करें, हम उनको कह रहे हैं जनाब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जब आप किसी को ये कहेंगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या वो हमें एक्सक्यूज़ प्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? हम्म। वो जी अपना सर। एक्सक्यूज देंगे ना कि जनाब आप मुझे कह रहे हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, असल में तो 5,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट को आप 5500 से कंपेयर कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देखिए जब यूनिट्स ही ज़्यादा बनाए हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगनी चाहिए। तो हम उनका ये अगर आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ मान लें, चलें ये सही कह रहा है, तो फिर तो हम वो एग्जैक्टली रूट कॉस्ट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमने रूट कॉस्ट तक पहुंचना है तो चले हम उनका आर्ग्यूमेंट मान के अपने बजट को रिवाइज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इवेल्युएशन, फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंट तो बजट हो चुका, वो तो बजट पीरियड भी लैप्स कर गया ना, टाइम जी गुजर गया। टाइम गुजरने के बाद आप उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करने के लिए कि कौन कितनी चीज़ का जिम्मेदार है, हम कहते हैं कि उसको रिवाइज कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए एक नया बजट प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। ओरिजिनल बजट तो नहीं होगा, देखिए वो तो पास पीरियड होगा, बजट तो होता ही फ्यूचर के लिए। हम्म। समझ पाए बात? जी जी सर। जी जाजेब, आपने भी हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी 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 अच्छा प्लीज। सर, ये देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि मसलन अब अगर लेबर का उन्होंने एक बजट दिया हुआ है और जी वर्कर बस उसको बुनियाद पे अगर बिलफर्ज ऑपरेशन वो है, प्रोडक्शन मैनेजर है, जी उसको मिलेगा कि आप इतने आवर सेव करेंगे तो आपको इतना मसलन मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा या मसलन, तो सर जी उसमें भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ सकता कि मसलन वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मसलन अपने बोनस के लिए कंपनी के शॉर्ट टर्म एडवांटेज, अपने शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म मसलन लॉस पहुंचा सकता है, मसलन यूज कर उसको फिर कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा और कौन करेगा मसलन ये? फॉर एग्जांपल कैसे लॉन्ग टर्म लॉस रहा, इसको भी क्लैरिफाई कर दें। जी सर, मसलन देखें अब अगर वो उसको कहते हैं कि आपने लेबर इतनी यूज करनी है और वो लेबर मसलन कम यूज करता है और उससे मसलन उसका लेबर का मोरल डाउन होता है, वो अंडर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आगे जाके कंपनी को लॉन्ग टर्म में लॉस होता है, सेल्स गिर जाती हैं, तो उसने तो अपना अर्न कर लिया, आगे जाके कंपनी को फिर जो लॉन्ग टर्म लॉस है ये कौन इवैल्यूएट करे? ये चलें साहब, अच्छा आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये जी एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस का जो तरीकाकार होता है, जी जी ये आप अगला जो कोर्स पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का उसमें पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब में एक पॉइंट आपसे रेस कर दूं। ये सारे काम जब हम करने जा रहे हैं, जी सर। टारगेट्स रखते हैं, तो इस टारगेट के साथ ये है क्वांटिटेटिव टारगेट्स, ठीक है जी। जी सर। क्वांटिटेटिव टारगेट्स का मतलब पैसे इतने लगने चाहिए, लेबर का टाइम इतना लगना चाहिए, मटेरियल इतना लगना चाहिए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। हम इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ना है, इन चीज़ों का जी हम सर। वहाँ पे डिटेल डिस्कस भी करेंगे, बट मैं सिर्फ सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ। जी सर। आपने ये कहा कि जनाब लेबर को कहा गया 1 यूनिट लेबर ने बनाना है 2 घंटे के अंदर, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक टारगेट दिया उनको। वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो उनको काम में ब्रेक भी नहीं देता, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं देखने देता, और वो 1 घंटे 2 घंटे की बजाय 1 घंटा 30 मिनट में 1.5 घंटे में वो यूनिट बनवा देता है, जी चूंकि सर। उसको रिवॉर्ड इस चीज़ पे मिलना है, फाइन। लेकिन जी उसके सर। साथ हमने सिर्फ ये वाला टारगेट सेट नहीं करना, हमने वर्कर्स का जो वेलबींग का टारगेट है वो भी सेट करना होगा। जी सर। वो वर्कर्स की, यानी अगर आप लॉन्गर रन की बात करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटेटिव टारगेट सेट नहीं किए जाते, बल्कि क्वालिटेटिव टारगेट्स भी सेट किए जाते हैं। अगर आप देखें तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे वर्कर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। हालांकि इदारे को तो उससे कॉस्ट बियर करना पड़ी, और बेनिफिट किसको हो रहा है? उस वर्कर को। वर्कर को। ये जो वर्कर को बेनिफिट हो रहा है, ये इदारा इसीलिए तो कॉस्ट इनकर कर रहा है, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इदारे को भी होगा। तो लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव के अंदर इदारे की टॉप मैनेजमेंट सोचती है, और सोचने के बाद उसको अकॉर्डिंगली प्लान करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है। तो आई एम टोटली विद यू
कि अगर जी सर। शॉर्टर टर्म बेनिफिट के लिए वो कॉस्ट कम भी लगा देगा, तो इसीलिए तो बात सोचने की गई कि पहले तो डिफरेंस निकालें है या नहीं है, जो प्लान जी सर। किया गया वो था कितना, और जो एक्चुअल जी रिजल्ट्स अचीव किए गए उसमें कितना फर्क है, नंबर वन। अब अगली बात, ये जी फर्क की कॉजेज क्या हैं। अब जी ये सर। फर्क की कॉजेज फर्ज कर लें नेगेटिव है, यानी एडवर्स वेरिएंस है, तो हम वो जो जिसने ज्यादा कॉस्ट लगाई उससे सवाल करेंगे। जब हम उससे सवाल करेंगे, शो कॉज देंगे, तो वो हमें उसके जवाब देगा। अब हो सकता है जी उसके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हों और हम कहीं पे गलत हो, इसका मतलब हमें अपने प्लान्स को, अपने बजट्स को रिवाइज करने की जरूरत है फ्यूचर के लिए। जब हम प्लान बनाएंगे तो उन फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके प्लान बनाएंगे, नंबर वन। जी सर। नंबर टू, अगर वो फेवरेबल सिचुएशन है और हम उसको अप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो वो जो अप्रिशिएट करने के लिए उसको जा रहे हैं, उसको अगर अप्रिशिएट करते हैं तो हम साथ ये भी तलाश करेंगे, उसके लिए भी उसको कॉज देंगे, जरा ये बताएं कि ये आपने कैसे रिजल्ट्स अचीव किए, सो दैट वी कैन मोटिवेट द अदर डिपार्टमेंट्स वर्कर्स। तो वो बंदा जो जी स्टेटमेंट्स देगा, बताएगा जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और अगर उसमें ये भी बता देता है जनाब मैंने वर्कर को सांस नहीं लेने दिया, मैंने काम जी करवाया, जो जी सर। अननेसेसरी टाइम था, तो जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है उसको अवॉइड किया, उस पर तो उसकी ताली बनती है। लेकिन जो उसने नेसेसरी मतलब रिक्रिएशन थी वर्कर का, जो फ्री टाइम था उसको भी यूटिलाइज किया, इस बदले में तो उसको समझाने की जरूरत है, भाई आइंदा ये काम नहीं करना, अभी तो कर लिया है लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म हमें डिसएडवांटेज होगा। तो जी सर। ये जी पॉजिटिव वेरिएंसेस हों या नेगेटिव वेरिएंसेस हों, प्लान के मुकाबले में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हों या बुरे मिल रहे हों, व्हाट वी नीड टू डू, हमें उन तमाम की कॉजेज स्टडी करनी है। जब वो कॉजेज स्टडी करेंगे तो फिर हम रूट कॉज तक पहुंचते हुए पॉजिटिव चीज़ को कंटिन्यू कराने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, और जो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरा जी पॉइंट सर। अगर समझे हो आप। जी सर। जी सर, समझ गया। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जी। सो इनफैक्ट मैं जो अभी बता रहा था कि फ्लेक्सिबल बजट बनता कैसे है जनाब, वो सॉरी जी, फ्लेक्सिबल बजट बनता कैसे है। देखिए, हमारे पास किसी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी का अगर बजट मौजूद है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर अनदर लेवल ऑफ बजट। एक सामने इंफॉर्मेशन सी आपके पास दी हुई है, कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल बजट फॉर मंथली कंपैरिजन बनाती है of actual budgeted manufacturing overhead cost for the finishing department. The master budget, master जो ओरिजिनल बनाया वो अपनी जगह पे है, shows expected annual operating capacity of 12,000 direct labor hours and the overhead cost are this one. Variable ये बताई हुई है, अब आपको समझ होनी चाहिए, सॉरी 1,20,000 आवर्स हैं, 1,20,000 लेबर आवर्स हैं, तो उसके लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है ये मेंशन है, फिक्स कॉस्ट अगर 1,20,000 आवर्स लगे, 120,000 से कम लगे, 120,000 से ज़्यादा लगे, फिक्स कॉस्ट का मतलब यही है कि वो फिक्स ही रहेगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। तो अगर हम एक नया बजट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट वी नीड टू डू व्हाट, हमें ये जो तीनों तरह के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और यूटिलिटीज की कॉस्ट है इसको 120 से डिवाइड करके हमें पर यूनिट जो रेट है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, पर आवर रेट जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो 180 डिवाइडेड बाय 120 करते हैं तो प्रॉबेबली 1.5 आएगा मेरे ख्याल में। इनडायरेक्ट लेबर 240 को 120 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, और 60 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। फिक्स कॉस्ट में ऐसा चेंज नहीं आएगा। ये उन्होंने 4 स्टेप्स वही जो मैं अभी बोल रहा हूँ। नंबर 1, आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी इंडेक्स क्या है, तो एक रेलेवेंट रेंज डिटर्मिन करने की जरूरत होती है। रेलेवेंट रेंज 8 से 12,000, इसका मतलब अगर 12,000 से ऊपर जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम डिवाइड कर लें तो 1.5, 2 और 0.5 बनता है, और फिक्स कॉस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आपको बताई थी 180, 120 और 60, अगर आप इसको एनुअल है, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से तो पर मंथ आपको मिल सकती है। तो 120 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। ये उसी तरह से 15, 10 और 5,000 फिक्स कॉस्ट है। नाउ प्रिपेयर budget for selected increments of activity within the relevant range। हर एक्टिविटी लेवल के लिए हम बजट बनाएंगे और इंक्रीमेंट्स हमने 1000 का यूज करना है। यानी हमने बजट बनाना है 8,000 यूनिट्स के लिए, हमने बजट बनाना है 9,000 आवर्स के लिए, सॉरी यूनिट्स बोल रहा हूँ, 10,000 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए। तो हमें ये पर आवर कॉस्ट पता है 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 9, 10 इंटू 1.5 एंड सो ऑन। सो वट एवर वॉज द मास्टर बजट, उसकी बुनियाद पे पहले हमने पर यूनिट रेट कैलकुलेट किया, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट में ऐसा कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज शामिल हो गया। अगर हम ये पहले से बना लें तो वट एवर लेवल ऑफ एक्टिविटी वी विल अचीव,
हम उसके सामने बेंचमार्क करने के लिए रेलेवेंट जो बजट है उसको पिक करेंगे, उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अगर हमने नहीं भी बनाया होगा फ्लेक्सिबल बजट, तो हम जो ओरिजिनल मास्टर बजट है उसकी बुनियाद पे किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फॉर मेकिंग दैट कंपैरिजन हमें एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट बनाने की ज़रूरत है। तो 9,000 का बजट होगा, 9,000 का अगर एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे तो कंपैरिजन बनता है। जैसे मैं वो कोट एक दे रहा था कि अगर आपने एप्पल्स को कंपेयर करना तो एप्पल से ही कंपेयर होंगे, ऑरेंजेस जो हैं वो ऑरेंजेस से ही कंपेयर किए जाएंगे। मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा इससे बेहतर अंदाजा हो जाएगा। जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये चैप्टर मैंने अभी 13 एडिशन से खोला है, बिकॉज 16 एडिशन समहाउ वो जो थोड़ा सा ओपन होने में इशू आ जाता है मुझे, तो इसलिए मैंने फॉर द टाइम बिंग उसमें से चैप्टर देख लीजिएगा। फ्लेक्सिबल बजट का चैप्टर है, उससे नेक्स्ट चैप्टर है। जी देखिए, ये उसी तरह से ये ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। कंपनी एक सर्विसेज कंपनी है, उसमें जो क्लाइंट हमने प्लान किए थे वो 1000 विजिट करेंगे और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक 1100 क्लाइंट्स ने विजिट किया। तो रेवेन्यू 1,80,000 का होना चाहिए 1000 के लिए, और हमने जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट किया 194,200 14,200 का अगर फेवरेबल रिजल्ट है, वेरिएंस है, तो वी नीड टू टेल आर यू नो जो सेल्स टीम है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर हम ये देखें 1,000 के लिए कितना रेवेन्यू होना चाहिए और 1,11,100 के लिए, तो ऑब्वियसली 1100 के लिए तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा ही होना चाहिए तो पहले ये पता करें वो कितना होना चाहिए, फिर एक्चुअल रिजल्ट 1100 के एक्चुअल रिजल्ट 1100 के प्लान के साथ कंपेयर हो सकते हैं। तो ही आप परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब ये प्लानिंग बजट था ओरिजिनल 1000 का, और हमने इसकी बुनियाद पे एक बजट बनाया जिसे फ्लेक्सिबल बजट कहा गया 1100 यूनिट्स का। और ये कैसे बनाया गया है, रेवेन्यू जो हमारा था वो 180 के साथ 1000, तो हमने खुद डिवाइड कर लिया इसको, तो हमें पता चला 1.8 180 है पर क्लाइंट। तो 180 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 198,000 का हमारा फोरकास्ट बनता है, एंड सो ऑन। चले मैं एक ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज़ दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। अभी वो जो इससे पहले आप देख रहे थे वो ये था कि आपने जितना रेवेन्यू ज़्यादा 194,000 जनरेट किया था, जो ओरिजिनल बजट था 1,000 यूनिट्स की या क्लाइंट्स की बेस पे, वो 1,80,000 का बजट बनता था। 194,000 का एक्चुअल रिजल्ट दे के यू आर प्रेजिंग योर सेल्स टीम कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन अगर फैक्चुअली देखें तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बिकॉज अगर 1100 क्लाइंट विजिट करें तो उसूली तौर पे रेवेन्यू हमारा 198,000 होना चाहिए, जब उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया 194,000, तो दे आर इनएफिशिएंट। ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है इसे हम रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस कहते हैं, कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए था और कितना है, एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए थे और कितने हैं, इनकी बुनियाद पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब ये कॉम्प्रीहेंसिव बना हुआ है आपके सामने, ये प्लानिंग बजट है 1000 क्लाइंट्स का। ये फ्लेक्सिबल बजट का कॉलम नज़र आ रहा है 1100 का, और ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं 1100 के। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट, ये जो ओरिजिनल बजट हमारे पास मौजूद है, इस पे हमने एक फ्लेक्सिबल बजट बनाया 1100 क्लाइंट्स के लिए, इसको यानी कितना होना चाहिए था रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसको कंपेयर किया कितने एक्चुअली हुए हैं। तो इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है दरमियान में नज़र आ रहा है, इसे हम रेवेन्यू या स्पेंडिंग वेरिएंसेस कहते हैं, कि रेवेन्यू होना कितना चाहिए 198, हुआ कितना 194, तो 3800 का हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। और अगर हम अपने प्लानिंग बजट को अपने फ्लेक्सिबल बजट से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे प्लानिंग की इनएफिशिएंसी हमें सामा नज़र आती है, एक्टिविटी वेरिएंस कहा गया इसको।
जो परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो ये स्पेंडिंग और रेवेन्यू वेरिएंसेस हैं कि जितना होना चाहिए था और कितना हुआ उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी 65,000, ये फिक्स्ड है, इसमें से प्लस लिखा हुआ है 37 पर क्लाइंट, क्यू का मतलब क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अगर ये 1,02,000 है 1,000 के लिए, तो इसमें से 65 तो अलहदा हो गया, 37 इंटू 1,000 किया होगा तो वो बना होगा 37,000, 37 प्लस 65 102,000 बना है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं उसमें 65 तो इतना ही रहेगा, 1100 से अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 37 को, अगर कोई मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बता सके, 1100 मल्टीप्लाइड बाई 37, 1100 multiplied by 37, if someone can tell me. Sir, 4,700. 40,700. 40,700, ओके। 40,700 में 65,000 अगर आप ऐड कर लें जो कि फिक्स कॉस्ट है हमारी, जी Sir, 105,700. ये 105,700 आपको नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ है हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज 1.5, क्यू का मतलब क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है, जितने आपके क्लाइंट्स आएंगे उतनी हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज यूज होंगी, जो कि मेरे ख्याल में किसी बार्बर के बारे में, हेयर स्टाइलिंग शॉप के बारे में चल रहा है। 1.5 है तो 1000 इंटू 1.5 1500 एंड 1100 इंटू 1.5 करेंगे तो 1650 बनेगा। क्लाइंट ग्रेटिट्यूड्स में 4.10 पर क्लाइंट है तो 4100 बनता है, 4.10 को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4510 बनता है। इलेक्ट्रिसिटी में 1500 फिक्स है और 0.10 क्लाइंट लिखा हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई करें 0.10 को तो 100 बनता है, 1500 प्लस 100 1600 ये था। अगर 1100 का बजट बनाना है तो हमें 1500 तो फिक्स ही रहेगा, 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे तो 110 बनेगा, तो वो 1610 बन जाता है। इसी तरह से रेंट है 28,500, ये फिक्स्ड है तो अभी भी 28,500 है, 11,000 वाले लेवल पे भी 2800 ही रहेगा। एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस है 21,300 फिक्स्ड है, ये अभी भी फिक्स्ड है और बाद में भी उतनी ही रहेगी। मिसलीनियस जो एक्सपेंसेस हैं वो 1200 प्लस 0.20 पर क्लाइंट है, तो अगर 1000 को 0.20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 200 बनता है, 1200 प्लस 214 है, लेकिन जब 1100 पे जाएंगे तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 ये 220 बनेगा, 220 जब हम 1200 करेंगे तो 1420। तो ये वो बजट है जिसे हम फ्लेक्सिबल बजट कह रहे हैं, बेस्ड अपॉन सम ओरिजिनल और प्लानिंग बजट वी मे प्रिपेयर अनदर बजट, और एक और बजट बना के हम उस फ्लेक्सिबल बजट को अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, और ये फ्लेक्सिबल बजट बनेगा ही उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, परफॉर्मेंस कंपैरिजन के लिए जो हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, इन दोनों को कंपेयर करके हम वो रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये जो बजट और प्लान फ्लेक्सिबल बजट का कंपैरिजन है, ये हमें बता रहा है कि हमारी प्लानिंग कहाँ पे डेफिशिएंट है, हम वो एक्टिविटी लेवल क्यों नहीं अचीव कर सके, इसके लिए हम अलग एफर्ट करेंगे। बट अगर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो भी हमने अचीव किया है उसके लिए कितना एक्सपेंस और रेवेन्यू होना चाहिए था और कितना हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके हम रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस निकालते हैं और फिर इनकी कॉजेज तलाश करने वाले काम करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। ये आपकी बुक से चैप्टर नेक्स्ट होगा जो प्लानिंग वाला है, आपने इसको इनफैक्ट थ्योरेटिकली सिर्फ पढ़ना है। अभी जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है वो कल मैं आपके सामने मजीद डिस्कस करूंगा। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने शेयर की है, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है हमें कि जो हम बजट बना रहे हैं ओरिजिनल, उस ओरिजिनल बजट की बुनियाद पर हम परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि हमने हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी वही हो, बट अगर हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी वो नहीं है to control the cost and to improve the revenue, to improve the performance, what we need to do, we need to prepare another budget based upon actual level of activity, और जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम बजट बना रहे होंगे ओरिजिनल प्लानिंग बजट को बेस बनाते हुए, उसे हम फ्लेक्सिबल बजट का नाम देते हैं। समाओ ऐसा बजट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी से पे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम फ्लेक्सिबल बजट का नाम देते हैं। तो सारे बजटिंग प्रोसेस के अंदर इनफैक्ट जो फ्लेक्सिबल बजट बनाना है उस पर जो क्लैरिटी हमें रिक्वायर्ड है कि कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो हमारी वेरिएबल होती हैं, जो कि चेंज हो जाती हैं किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए,
और कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जो कि किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम एक अलहदा से बजट बनाएंगे। अभी जितनी बात हुई है, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन। अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सा काम करें। ये जो चैप्टर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, अगर 13th या 16th एडिशन, मेरे ख्याल में 16th है, उसमें जो प्लानिंग प्रॉफिट प्लानिंग वाला चैप्टर था उससे नेक्स्ट चैप्टर है ये 13th वाले में। तो ये 10th चैप्टर है जो आपने उस किताब में देखा, उससे नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो वो जो बजट है उससे नेक्स्ट चैप्टर, उसको आप थोड़ा सा रीड करें और फिर उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। मानूर, आपका सवाल है प्लानिंग बजट दोबारा बता दें। प्लानिंग बजट वही है जो आपने ओरिजिनली बनाए हैं। ये इनफैक्ट यहाँ पे एक बजट बना हुआ था जिसकी बुनियाद पे आपने अगला बजट बनाया था। तो मैंने कहा कि जो कि ऑलरेडी बना हुआ है उसकी बुनियाद पे अगला बना रहे हैं, तो वो प्लानिंग बजट है। वो तो गिवन होगा आपके पास, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की हद तक तो वो अवेलेबल होगा। मैंने ये सिर्फ बनाया आपको समझाने के लिए, असल में बना कैसे हुआ ये। अगर हमें ये समझ आ गया कैसे बना तो हम किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का भी बना सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे ये 65 फिक्स्ड है, 37 को क्यू से मल्टीप्लाई किया गया क्वांटिटी से, इसलिए इसको किया गया। राजा सद्दाम साहब आप पूछ लें। मानूर, अगर आपको समझ नहीं है तो आप हैंड रेस करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये जो टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये प्रैक्टिकली मतलब किस डिपार्टमेंट या किस एरियाज को हिट करती है? मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा जेंटलमैन, किस को हिट करती है? मतलब अगर प्रोफेशनली हम देखें, अगर इंडस्ट्री में जी या gentleman, किसी कंपनी में, तो ये कौन सा एरियाज कवर करती है? सारी एरिया कवर करेगी। देखिए, जहाँ पे आप इदारे के अंदर जो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, अगर आपने सुने हो मैकेनिज्म जी डेवलप जी किए जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव जी। क्या होता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कंट्रोल मतलब ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं ओवरऑल। मतलब जो पॉलिसीज है हमारी, जी जी उसको फॉलो किया जा रहा है या फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव यही होता है ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है। ऑब्वियसली। अब हमने एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल कि 3 कोटेशंस आएंगी, उसका कंपैरिजन होगा, लोएस्ट जो बिडर होगा उसको कोटेशन वेंडर को आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे। ऐसा होता है जनाब? जी बिल्कुल सर। तो लेट्स सपोज आप इस प्रोसेस को बाईपास करते हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन? कि जब आप उनके पास पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट भेजेंगे, एडवांस के लिए भेजेंगे, तो उस पर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्शन, कि बिल्कुल जनाब सही है। इसको आपने प्रोसेस से नहीं गुजारा। ऐसे ही है जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, ये जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या अभी ये जो हम जिक्र कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट का, जी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तक आप डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बता नहीं सकेंगे भाई आपका कसूर है। अगर देखिए हम ये बोर्ड पे देखें, सॉरी इधर देखें, हमारा जो प्लान्ड प्रॉफिट था वो ये ओरिजिनल प्लान जो था वो था 16,800, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट हुआ वो 21,230 हुआ। हम सारे वर्कर्स के लिए तालियां बजाना शुरू कर दें, जनाब आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो जिन्होंने बुरा काम भी किया होगा वो भी कहेंगे चले कोई बात नहीं। कुछ 4 लोग अच्छा काम करेंगे, दूसरे उनकी आड़ में छुप जाया करेंगे, वो अच्छा काम करें। तो दूसरे लफ्जों में ये होगा, जो अच्छा काम करने वाले हैं वो अगली दफा अच्छा काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे जनाब गधे घोड़े एक लाइन में खड़े कर दिए। अगर वो भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस जो बेहतर होनी चाहिए वो बेहतर नहीं होगी, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगी? खराब। तो खराब ये हो जो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड अपॉन दीज वेरिएंसेस है। तो जैसे कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप होते हैं, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल होते हैं, तो इसी जी तरह से ये वाले कंट्रोल भी हम डेवलप करते हैं कि हमने किस चीज़ के लिए कितना पेनलाइज करना है, उसके लिए ये सारा सिस्टम फॉलो सही है सर। ठीक। करना है। तो जी दैट्स ऑल। कि आप ये चैप्टर जो है इसको किताब से पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगा। कल उस पर कुछ प्रैक्टिस वाले पार्ट जो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर का उसको रीड आउट करिएगा इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन होंगे तो उनको कल भी आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द डे।